Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class. Today we are going to start the next topic of chapter number 5. Chapter name is gravitation and the today's topic is gravitational field. In the previous lecture we have learnt about the gravitational force, law of gravitation. By using the law of gravitation, how can we calculate the magnitude of gravitational force? Gravitational force के बारे में हमने पढ़ा है कि इन द यूनिवर्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स देयर इज़ प्रेजेंट अ फोर्स, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड क्या होता है पहले उसको देखते हैं। ग्रेविटेशन का वर्ड तो आपको पता है कि ये फोर्स ही है, यानी कि ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मौजूद होती है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो फील्ड कहते हैं एरिया को, रीजन को, बाउंड्री को, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड उसका वो एरिया, वो फील्ड, वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर आ जाए या उसके नियर हो जाए तो उसमें वो जो अपना इफ़ेक्ट डालेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, उस फील्ड को, उस एरिया को, उस रीजन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम अर्थ की एग्ज़ाम्पल लें कि अर्थ का वो एरिया, अर्थ के अराउंड वो एरिया, वो रीजन जिसके अंदर या जिसके नियर अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, अर्थ के अराउंड उस फील्ड को, उस रीजन को हम बोलेंगे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरली जो अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि द फील्ड और रीजन इन विच एन ऑब्जेक्ट फील्स द ग्रेविटेशनल पुल कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड, के वो एरिया, वो रीजन अराउंड एनी ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड, जिसके अंदर जो है वो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को फील करेगा, उसको हम बोलेंगे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? ग्रेविटेशनल पुल क्या है? यानी कि फोर्स। पुल का मतलब है फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन। पुल का मतलब खींचना होता है ना, यानी कि फोर्स अप्लाई करना। तो अगर हम बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ जो फोर्स इक्वल होती है, रिलेशन हमने ड्राइव किया था Gm/m/r²। अगर हम कंसीडर करें दो ऑब्जेक्ट्स, इसमें से वन इज़ अर्थ एंड सेकंड वन इज़ एनी ऑर्बिटरी ऑब्जेक्ट। अर्थ मैस जो है वो सबसे लार्जेस्ट मैस होता है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ मैसेस, एंड ऑब्जेक्ट मैस इज स्मॉल m। अब इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, एंड डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट आर अगर हम कंसीडर करें तो फोर्स आपके पास आ जाएगी Gm/m/r²। m ई मास ऑफ अर्थ एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, के दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। अब ये फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को। क्लियर? अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब हर ऑब्जेक्ट का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, हमने स्पेसिफाई कर दिया इसको अब अर्थ के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? अर्थ की बात करेंगे। फिर इस टॉपिक से रेलिवेंट एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे फिर एक आ जाता है फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड का पता लग गया। अब इस फील्ड में अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ जो है अगर अपनी इस फील्ड में जितनी फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उस फील्ड के अंदर ये जो फोर्स मौजूद होगी उसे हम बोलेंगे फील्ड फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, पुल अगेन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, gravitational pull of the earth acting on the body whether the body in contact with the earth or not is called the field force।
अब डेफिनेशन तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की पढ़ी थी पहले, लेकिन अब अर्थ के लिए करें तो ये तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन पॉइंट्स के वेदर द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ और नॉट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम एग्जांपल के साथ करें कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो वापस किसकी तरफ आ रहा होता है? अर्थ की तरफ आ रहा है। यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में हो, यानी कि अर्थ के ऊपर ही पड़ा होगा तभी वो अर्थ को टच कर रहा होगा तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगी। नहीं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ से अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा है कि अगर आपने चेयर को या किसी टेबल को आपने मूव कराना है तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। आप उसको टच करोगे तभी जो है वो आप उसको मूव करा सकोगे ना, उसकी स्टेट को चेंज कर सकोगे, यानी कि उसके लिए कांटेक्ट ज़रूरी है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, यानी कि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसके लिए कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड में आ गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया है, तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, वेदर द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द अर्थ और नॉट, कि ज़रूरी नहीं है कि वो अर्थ के कांटेक्ट में हो या ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स, यानी कि फील्ड में आ गया, अर्थ की फील्ड में आ गया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ही। क्लियर? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि हर चीज़ मूव करती है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो एरोस मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करें, इंडिकेट करें हैं। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ से ड्राइव कर ली। एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि अर्थ की बात करें तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? वो फील्ड ओरिजिन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल पुल को फील करता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर इस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए वो जो फोर्स फील होगी उसे हम फील्ड फोर्स कहेंगे। ये जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये टर्म भी रिलेट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड से। एक्चुअली में हम जो हैं वो इस टॉपिक में छोटे छोटे डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में डेफिनेशंस आती हैं, कॉन्सेप्ट होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा, हमने फील्ड फोर्स को देखा। अब जो है टर्म दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि कोई फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ जो है वो उसकी फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो कितनी फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर तो फोर्स ज़्यादा होगी हम कहेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उतना बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स वीक होगी तो फील्ड भी क्या होगा? वीक होगा। इसके लिए हम अगर डायग्रामेटिकली देखें कि अगर हम अर्थ की, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि अगर अर्थ है उसकी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है जिसका मैस क्या है? m। अब अर्थ जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी।
जितनी फोर्स जो है अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी जिसका मास m है, उतने ही वो उसकी फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि फोर्स ज़्यादा, उस फील्ड के अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल फील करेगा ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इसके ऊपर फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को, तो वो उसका हम कहेंगे उतनी ही फील्ड उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, कि अगर किसी भी अगर अर्थ की फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, उस फील्ड में द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड द फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अगर फोर्स ज़्यादा होगी उस फील्ड में तो उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड्स द अर्थ है, यानी कि अर्थ के पास है या अर्थ की तरफ आ रहा है, तो अर्थ उसको उतनी ज़्यादा फोर्स लगा के अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अगर वो फील्ड से दूर होता जा रहा है, तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये वीक होती जाएगी, तो उसका फील्ड का इफ़ेक्ट भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इन द फील्ड ऑफ द अर्थ जो है वैल्यू ऑफ जी, जो इसकी वैल्यू होगी कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द जी होती है। कैसे? हमने एक रिलेशन पढ़ा था W=mg, वेयर W इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। अगर हम रिलेशन जी हम किस तरह से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो जी के इक्वल है, तो G=W/m हो जाएगा। वेट इज़ अ फोर्स। अगर हम इस केस में वेट को कंसीडर करें ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो इसलिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी के। जी की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी है, 10। वो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो उसका यूनिट हमने लगाया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, फोर्स पर यूनिट मास क्वांटिटीज़ चेंज हो गई हैं, तो यूनिट्स भी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज़ आएंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मास का यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। तो ये आपके पास 10 न्यूटन पर किलोग्राम इज़ द वैल्यू ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ जी। अगर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे हमने जी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ पे हम न्यूटन पर किलोग्राम पढ़े। एक्चुअली में ये भी इक्वल इसी का ही है। अगर हम रैंडमली प्रूफ करें तो न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और पर किलोग्राम ये भी आ गया। तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ टर्म्स चेंज हुई हैं, वैल्यूज़ वही है कि हमने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज़ हमने यूनिट बनाया। एक्चुअली में वो इक्वल किसके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक था जिसमें मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया, फील्ड फोर्स को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया कि हम फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने देखा। तो ये आपका टॉपिक था, होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मास ऑफ द अर्थ।